एक्सपोजर नहीं मिल पाया। बैठिए बैठिए, मास्क उतारिए। और विनोद जी। जी सर। विनोद भट्ट। जी सर। राजस्थान इतिहास में ये शब्द काफ़ी आया है। वीर विनोद सर। विनोद भी आया है और ये सरनेम जो है ये भी बहुत आया है। जी सर, बट मेवाड़ के जो कवि थे, राजपुरोहित जो थे, वो बट मेवाड़ा ही थे। अत्री कहाँ कहाँ आया है? बट जैसे अत्री भट्ट, महेश भट्ट है, रणछोड़ भट्ट तेलंग राजसमंद में नाम। तो आप ऐसा क्या आप यूनिक करते हैं जो आपका नाम भी आगे इतिहास में पढ़ा जाए? जी सर, मैं भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर ये एक ही माध्यम है। नहीं, देश के राज्य गरीब इतिहास में नाम लिखाने का एक ही माध्यम है, यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा नहीं बनी तब तक इतिहास लिखा ही नहीं सर, लिखा गया। इनोवेटिव कार्य है, समाज के लिए है। आपने ये लाइन चुनी है, प्रशासनिक सेवा में जाकर आप कुछ नया करेंगे। जी सर। ऐसा क्या करेंगे नया जो आज तक हम लोगों ने नहीं किया, आप लोगों ने नहीं किया? सर ऐसा तो नहीं, सब कर ही रहे हैं, लेकिन जनता में जैसे कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग सीख नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, हाँ? कर रहे हैं, उसी को मैं आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। और तो नया तो नहीं हुआ कुछ? गरीब वंचित वर्ग के लिए और सर शिक्षा के लिए कार्य करूँगा। चलिए, इस पे अपना कोई विज़न बनाइए आप, क्योंकि पीएचडी स्कॉलर हैं। जी सर। और आप एमएससी केमिस्ट्री और एमए भी किए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप जब सर्विस में आएंगे तो कुछ नया और बेहतर कर पाएंगे। जी, ये ज़रूरी है। पीएचडी आपकी केमिस्ट्री में हुई है, क्या टॉपिक रहा है आपका? ग्रीन सिंथेसिस ऑफ मैथिलीन डेरिवेटिव्स। क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है? सर, जो भी अपन किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, वो जो पूर्व में रिसर्च कोई कंपाउंड हो चुका होता है या नहीं हो चुका होता है, उस पर अपने को रिसर्च करना होता है। पहले जो मेथड डेवलप हुआ वो उसको और कम समय में और सब जैसे कि देश के लिए, पर्यावरण के लिए, विज्ञान के क्षेत्र। रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आपने पीएचडी जी सर, इसके संदर्भ में पूछ रहा हूँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है? रिसर्च मेथोडोलॉजी सर, पहले तो सर आपका जैसे कि कोई रिसर्च हो चुका है तो कहाँ का रिसर्च गैप रहा उसका एनालिसिस करना है। फिर आप पॉलिटिकल साइंस से एमए भी हैं, यहाँ पर भी आपका जो है फाइनल स्टेज पे आकर स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें एक पेपर होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। जी, आपने पीएचडी किया है तो वहाँ पर भी पेपर होता है, उस वक्त में आपको सीखना होता है। जो हम सिद्धांत थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं वो वहाँ पर पहुँचने के लिए किसी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस प्रक्रिया के निर्धारित स्तर होते हैं। वो स्तर क्या क्या होते हैं, कुछ समझ रखते हैं इस बारे में आप? पहले जो कॉन्सेप्ट अपन चयन करेंगे उसके पे सिनॉप्सिस बनाएंगे और उसके बाद उस पर कार्य किया जाएगा। ये तो हो गई रिसर्च डिजाइन की बात। जी, चलिए सिंपल सा आप बता दीजिए, सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग जैसे कि जो एरिया है वहाँ से अपने को कुछ स्टैंडर्ड्स जो है उनको कलेक्ट करना, डाटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, ये सैम्पलिंग होता है। तो फिर डेटा कलेक्शन क्या होता है? फिर आप बताइए डेटा कलेक्शन क्या होता है? अपने जो विषय है, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में सूचनाओं को एकत्रीकरण करना पहले तो। और आपको केमिस्ट्री में से पूछा जाए या पॉलिटिकल साइंस में से पूछा जाए? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में से पूछा जाए, ऐसा क्यों? पहले कौन सी डिग्री की आपने? केमिस्ट्री, बाद में क्या किया? पॉलिटिकल एमए। तो नया तो पॉलिटिकल साइंस है। जी सर। तो उसमें से क्यों ना पूछा जाए, जबकि ये तो करंट का इशू है। सर आप पूछे। पूछें? मैडम पूछेंगे सर। लीजिए आप सर। प्रॉपर झाड़ोल के रहने वाले? जी सर। खास बदराना। पढ़े लिखे? बदराना सर। अच्छा, बदराना के रहने वाले। तो झाड़ोल में हमने ये स्थितियाँ देखी हैं थोड़ी सी पंचायती राज व्यवस्था को लेके। जी, मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और थोड़ा सा महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करता है। तो वहाँ महिला पंच सरपंच जो चुन के आई हैं जी, और वो जो काम कर रही हैं, मतलब 73वें संविधान संशोधन के बाद में, तो झाड़ोल का बहुत ज़्यादा उदाहरण आता है और झाड़ोल में कोई इस मुद्दे पे काम नहीं हुआ है।
तो अभी भी बहुत सारी महिलाओं से जब मैं मिलता हूँ तो उन्होंने कहा है कि हमने पंचायत की शक्ल भी नहीं देखी है, जबकि राजसमंद रेलमगरा और यहाँ पे ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। तो क्या कारण है कि झाड़ोल में महिला पंच सरपंच अब तक अपने आप को इतना डेवलप नहीं कर पाई या वो पंचायत तक नहीं पहुँच पाई? क्या कारण है आपके हिसाब से? सर, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जैसे कि जो 30% रिजर्वेशन के उसके आधार पर महिलाओं का चयन तो हो रहा है, लेकिन महिलाएं जो है वो एक तो अशिक्षा, कम पढ़े लिखे होने के कारण उनके जो हस्बैंड होते हैं वो या फिर उनके जो पुत्र हैं वो साथ में लगे कार्य करते हैं और उनका दबदबा ज़्यादा है उस क्षेत्र में। तो वो आने ही नहीं देते हैं महिलाओं को? नहीं, आने तो वो आगे रह के कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो आगे रह के कार्य करते हैं। फिर महिलाएं कहाँ जाती हैं चुनने के बाद? महिलाएं भी धीरे धीरे सर परिवर्तन आ रहा है। पुराने टाइम में ऐसा था, जो अशिक्षित महिला है वो तो कार्य नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जो शिक्षित महिला आ रही है तो वो अब कार्य कर रही है। हाँ, तो अभी क्या हुआ कि 73वां संविधान संशोधन शायद 91 में हुआ था ना, उस समय 92 की बात है। तो अब उसके बाद तो 30 साल होने आ गए। 30 साल में जो दूसरी स्थितियाँ हैं ना दूसरे ब्लॉक की, झाड़ोल के आसपास के ब्लॉक की, वो फिर भी बेटर है, पर झाड़ोल में स्थितियाँ बिल्कुल नहीं हुई। तो इस पर क्या काम किया जाए कि इन स्थितियों में थोड़ा सा बदलाव लाया जा सके? एक तो सर महिलाओं में जागरूकता लाई जाए। कैसे लाएं? उनको जैसे कि ये जो पंचायती राज अधिनियम, इनको जब सरपंच और वार्ड पंच का जब चुनाव किया होता है उसके बाद उनमें उनको मोटिवेट किया जाए कि ये आपका दायित्व है, और उनके हस्बैंड में जो पुत्र जो आ रहे हैं उनको थोड़ा उन पे प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि उससे महिला आगे आगे कार्य करेगी और महिलाओं को थोड़ी स्वतंत्रता ज़्यादा मिलेगी तो स्वतः कार्य करने लग जाएगी। अच्छा, बदराना में और बदराना के आसपास के एरिया में ऐसी क्या समस्या है जिसका लोग सामना कर रहे हैं आपके हिसाब से, सामाजिक समस्या जिस पर आपको काम करना चाहिए? झाड़ोल में ऐसी कुछ समस्याएं हैं महिलाओं के मुद्दों के अलावा? महिलाओं के अलावा तो एक तो बेरोजगारी की समस्या है थोड़ी बहुत, और आर्थिक स्थिति लगभग जो सामान्य अन्य ब्लॉक की तुलना में कम है। शिक्षा की भी समस्या है, लेकिन वर्तमान में शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और पूर्णतः ट्राइबल बेल्ट होने के कारण ट्राइबल बेल्ट में जो कुछ प्रथाएं चल रही हैं तो उनका भी समस्या आमजन को सामना करना पड़ता है। पर काम तो वहाँ हो रहा है। अभी आपको मैं बताऊँ, झाड़ोल में पूरे उदयपुर में जितनी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं सबसे ज़्यादा झाड़ोल में रजिस्टर्ड है। आपको मालूम है ना ये? जी सर। ये बात, एक ही घर में 3-3 संस्थाएं रजिस्टर्ड है, तीनों के ऑफिस खुले हुए हैं। तो बहुत पैसा गया है झाड़ोल में आदिवासियों के नाम। कोलियारी गाँव सर, इसीलिए कोलियारी गाँव पूरा संस्थाओं के गाँव है ना। तो इतनी संस्थाएं वहाँ पे हैं, इतनी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं और करोड़ों रुपया गया है। लोग भी थोड़े जागरूक है, महिलाएं जरूर वहाँ पे आगे नहीं आई हैं। तो आपके हिसाब से क्या क्या वजह हो सकती है कि वो अब तक लोगों तक विकास नहीं हुआ है? विकास मतलब वो जुड़ नहीं पाए, ना तो शिक्षा से, ना स्वास्थ्य से, ना डेवलपमेंट के किसी अलग फैक्टर से। क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? सर, केवल एनजीओ के माध्यम से अपन सभी फील्ड में अपन सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे तो सर इसमें वृद्धि हो सकती है, ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। तो सभी फील्ड में मतलब देखो सरकार तो कर ही रही है, सरकार प्रयास कर रही है। पंचायती राज व्यवस्था में पंच सरपंच उनके आ ही रहे हैं, योजनाएं सारी जा रही हैं, जहाँ पे गैप है उनको कम करने के लिए एनजीओ आ रही हैं, और फिर कॉलेज स्कूल भी खूब खुले हुए हैं वहाँ प्राइवेट दोनों तरह के। तो विकास तो वो तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्ट्रक्चर है वो तो सारा है वहाँ पे। लोगों में सर अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जाए, अपने अधिकारों के लिए लड़े। अच्छा, वो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आप मुझे बताइए क्या स्ट्रेटेजी करें? ये जागरूकता फैलाना बहुत मुश्किल काम है। कैसे फैलाएं उनके बीच में, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आते हैं ना लोग। तो अभी तो वो इतने जागरूक हैं। मुझे याद है कि जब मैं झाड़ोल गया था तो मैंने एक मीटिंग में भाग लिया था और वहाँ महिलाएं और सब पुरुष बैठे थे, और उन्होंने 1 घंटे बाद घड़ी देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप घड़ी क्यों देख रहे हो और आपको आता है घड़ी देखना? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, अभी हमको 2 मीटिंग में और जाना है, और वो मीटिंग वाले हमको पैसा देंगे। मतलब इतने जागरूक हैं, उनको मालूम है कि संस्था वाले मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो 1 मीटिंग में आने का वो कुछ पैसा लेते हैं, फिर 2 मीटिंग के लिए वो तैयार हैं। तो कई मामलों में तो बहुत जागरूक हुए, वो जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाए। सभी ये उदाहरण देखने को मिले हैं, तो जागरूकता भी है। स्वयं से हटके परहित के लिए कार्य करेंगे तो सर थोड़ी जागरूकता आ जाएगी। जोर से बोलो। मतलब प्रत्येक व्यक्ति यदि सोचा है कि दूसरों के हित के लिए कार्य करना है, उस स्थिति में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है सर। हाँ, आप बदराना के बहुत पढ़े लिखे नागरिक हो और बहुत जागरूक भी हो। आपने कुछ काम ऐसा किया है जिससे, कोई भी काम एक उदाहरण बताइए जिससे आपको लगे कि ना आपको बहुत संतुष्टि मिली है गांव के लिए काम करके?
मैं सर जैसे जब शिक्षा के क्षेत्र में आया हूँ 2012 से, तब मैं गांव में जाके रहने लगा हूँ। तो मैं बच्चों को सर निःशुल्क पढ़ाया था सर 2-3 साल तक। आपने पढ़ाया? जी सर। पैसा लेके? नहीं, निःशुल्क। अच्छा, निःशुल्क पढ़ाया। 11th-12th की कोचिंग भी कराई थी, और घर पे जब जाता था घर पे मैं फ्री हैंड दे रखा था, लड़के आते थे सर 10th तक के, 8-10 बालक वो भी आते थे, उनको भी पढ़ाता था सर। ठीक है। आपने पीएचडी केमिस्ट्री में किया है? जी। जेआरएफ है आप या जेआरएफ से है? अच्छा, तो फिर पीएचडी किए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने अप्लाई नहीं किया? मैम मेरा मुख्य मोटो जो है आरएस में जाना था, इसलिए मैंने एक बार गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ कंटिन्यू। अच्छा, कॉलेज में भी नहीं? अभी तो फॉर्म भरा, तैयारी नहीं कर रहा हूँ, इसी की तैयारी कर रहा था। तो कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आई हुई है? जी। और इधर ही आपने जैसे बताया आपके जाडोल एरिया में आप ये वेब सीरीज देखते हैं? वेब सीरीज आता तो है। अभी इसे पंचायत देखी है आपने? वेब सीरीज बहुत हिट रही है वो। सर मैंने देखा। अच्छा, चलिए, एक बहुत फेमस वेब सीरीज बनी है जिसका एक गाना बहुत लोकप्रिय हुआ, मत कर काया को अभिमान। जी, गाना सुना हूँ। गाना सुना है? कौन सी वेब सीरीज का है? वेब सीरीज का नाम नहीं, यूट्यूब पे अलग अलग सिंगर ने गा रखा था, इसलिए सुना। अच्छा, ये किसका है? ये मत कर काया का अभिमान, ये किसका भजन है? सॉरी मैम। चलिए, आप पॉलिटिकल साइंस से हैं जी। तो पॉलिटिकल साइंस पे बात करते हैं। शीत युद्ध सुना है? जी। क्या है शीत युद्ध, क्या था? शीत युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व जो होता ध्रुवीय व्यवस्था बन गई थी, जिसमें एक तरफ जो नेतृत्व कर रहा था यूएसए अमेरिका कर रहा था, और दूसरी तरफ उसका जो नेतृत्व था साम्यवादी व्यवस्था उसका रूस कर रहा था। तो ये उन दोनों गुटों के बीच में जो आपसी मतभेद जो था वो कोल्ड वॉर के नाम से था। अच्छा, अभी भी चल रहा है? नहीं मैम, 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ उसके पश्चात शीत युद्ध बंद हो गया। अच्छा, अब जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो आप कहते हैं कि विश्व एक ध्रुवीय है, अब शक्ति का पावर एक ही है। जी। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, शक्ति के बहुत से पावर हैं, तो आप किससे एग्री करेंगे? मैम, जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो कुछ समय के लिए ऐसा माना गया था कि विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था अमेरिका की तरफ झुका हो गया, लेकिन वर्तमान में जैसे बाद में एलपीजी का दौर आया तो विश्व एक ध्रुवीय में रहकर आजकल बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर जा रहा है, जिसमें यूएसए खुद एक शक्ति का पावर है, इधर चाइना एक शक्ति का पावर है, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जापान जैसे देश भी उभर रहे हैं। तो वर्तमान में अपन ऐसा नहीं कह सकते कि एक ध्रुवीय व्यवस्था बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर अग्रसर है। अच्छा, आपने भारतीय संविधान पढ़ा है? जी। भारतीय संविधान को हम कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण मानते हैं। जी। ऐसा क्यों मानते हैं? मैम, कोई भी संविधान जो होता है कठोर और लचीला का मापदंड ये है कि उसमें आप संविधान निर्माण के पश्चात उसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका का संविधान कठोर है क्योंकि उसमें संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान माना जाता है, लेकिन भारत का संविधान कुछ महीनों में कठोर भी है, कुछ महीनों में लचीला भी है। संविधान संशोधन के समय कुछ प्रावधान ऐसे रखे हैं यहाँ पे कि केंद्र के साथ में राज्यों को भी उसमें वेटेज दिया गया है, इसलिए यहाँ पे इसको कठोरता दी गई, और कुछ जो है साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है, यहाँ पे इसको लचीला माना गया। 3 मेथड हम यूज करते हैं संविधान संशोधन में भारत के, और 3 मेथड और मुझे अनुच्छेद बताइए आप कि कौन से अनुच्छेद में इसका संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन? अनुच्छेद 368 में दे रखा है 2 मेथड है सर उसमें, और उसमें यह है कि एक तो साधारण बहुमत, दूसरा साधारण विशेष बहुमत, सॉरी, और तीसरा विशेष बहुमत में राज्यों का भी आधे से एक राज्य अधिक। अच्छा, दो संघीय क्षेत्र बताइए भारत के। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी नहीं, मैंने संघीय क्षेत्र पूछा है जहाँ विधानसभा है। 2 ही है संघीय क्षेत्र? जी। एक तो दिल्ली है और दूसरा पांडिचेरी। अच्छा, अभी तेलंगाना लेटेस्ट राज्य बना नया, आप क्या मानते हैं कि नया स्टेट बना दें? पहले 3 बने, अब 1 बन गया, तो आपको लगता है नया राज्य उनकी समस्याओं को समाप्त कर देगा? नहीं, नया राज्य में वैसे ही तो
मांग बहुत रहती है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बार आप नया राज्य बना दो तो वो देश या उस राज्य के हित के लिए रहे। लेकिन कुछ हद तक जैसे नए राज्य जब बनाते हैं अपन तो उसमें प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर हो जाती है और आर्थिक फंड जो होता है उन राज्यों को अधिक मिलता है, तो उस स्थिति में राज्यों की स्थिति बेहतर सुधर सकती है। और जिले नए बना दिए जाए, जैसे ब्यावर के संदर्भ में, ब्यावर का 20 सालों से सुन रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बनेगा, जिला बनेगा, लेकिन अभी भी कभी किसी में भी नाम नहीं होता है कि ब्यावर में जिला बन गया। तो आपको क्या लगता है ऐसे नया जिला बना दिया जाए तो क्या मिल जाएगा ऐसा विशेष कि ब्यावर बहुत डेवलप हो जाएगा? नया जिला तो मैम जैसे मांग के आधार पर तो मेरे हिसाब से बनाना उचित नहीं है, लेकिन वास्तविक प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए और यदि कोई क्षेत्र पिछड़ रहा है तो नया जिला बनाना उचित रहता है। ब्यावर का ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत डेवलप है एरिया जी, तो उसे नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाया, जैसे जनघनत्व भी देखा जाता है, यदि जनसंख्या का लोड किसी एक जिले में ज़्यादा आ रहा है और जितना फंड उनको अगर रिलीज कर रहे हैं कम अपेक्षाकृत कम मिल रहा है तो उस स्थिति में कुछ निर्धारित मापदंड होते हैं जनसंख्या का और उस आधार पर बनाया जा सकता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ आपको। नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान में जी, क्या है? नीति निर्देशक तत्व में जो है वो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 51 क में, सॉरी 51, 36 से 51। आपने अपनी हॉबी लिखी है क्रिकेट। जी सर। क्रिकेट इतना पुराना गेम है, जी, इतना भारत जैसा देश, इतना बड़ा मार्केट, फिर भी आज भी विश्व के विकसित देश 3-4 बड़े बड़े कंट्री को छोड़ दिया जाए जी, तो ये 17-18 कंट्री से आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? जैसे जापान की टीम, चीन की टीम, ये सारे जो विकसित देश है, स्पेन की टीम, ये क्रिकेट में क्यों नहीं उतर रही है? ऐसे अब क्या करें? सर इसका प्रमुख कारण तो जैसे कि अन्य देशों में फुटबॉल ज़्यादा फेमस है एक, तो दूसरे गेमों में भी उन्होंने अच्छा कर रखा है, लेकिन क्रिकेट कुछ सीमित ही रह पाया सर। आपको यूँ नहीं लगता कि जिनके पास खूब टाइम पड़ा है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के, चलो पूरे दिन क्या करेंगे सुबह से शाम तक, जी, आप इससे सहमत हो? नहीं सर ऐसा नहीं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सर ऐसे देश भी, अमेरिका भी खेल रहे हैं, लेकिन सर वो विश्व स्तर पर अभी उन देशों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया, लेकिन वो एसोसिएट देश के रूप में अब आप आरएस बन जाओगे और क्रिकेट में तो बहुत लंबा समय चाहिए खेलने के लिए, आप इस हॉबी को कैसे मेंटेन करोगे? वेकेंट पीरियड में जैसे समय मिलेगा सर उसको मेंटेन करूंगा सर। अच्छा, आपने लिखा है योग। जी सर। योग का अर्थ क्या है? योग का सर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो सर जोड़ना होता है। किससे जोड़ना है? ये रामदेव जी वाले योग कर रहे हैं जी, और जो पतंजलि का मूल योग का सूत्र है वो दोनों भिन्न भिन्न है, एक है। सर जो पतंजलि का योग सूत्र जो था उसी को अनुसरण करते हुए रामदेव जी योगा सिखा रहे हैं। रामदेव जी के शिष्य तो जूते पहनकर कुर्सी पर चलती हुई ट्रेन में कपालभाति कर रहे हैं जी। तो वो सर वास्तव में गार्डन में सुबह जाओगे जी, तो लोग जूते पहनकर बिना आसन के खूब कपालभाति कर रहे हैं। हाँ सर, योग का पहला नियम है सर आसन लगा के योग करना, ताकि जो शरीर की जो ऊर्जा होती है सर वो नहीं, हमारा प्रश्न है तो क्या रामदेव जी ने मूल योग को गलत दिशा में नहीं ले गए क्या? सर मूल योग को गलत दिशा में तो नहीं लेके गए, लेकिन वर्तमान भागदौड़ की जो जिंदगी में लोगों के पास जैसे समय की कमी है, तो उस समय की कमी में रामदेव जी ये प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि आप यदि समय की कमी है तो आप जहाँ पर है वहाँ पर रहकर भी योग को अपने जीवन काल में बना सकते हो। अच्छा, तो ऐसा तो नकारात्मक हो जाएगा। एक तरफ आपने कहा किसी भी योग के अपने एक नियम होते हैं, बिना आसन के आप ही कह रहे हो नेगेटिव एनर्जी, तो दूसरी तरफ आप ही एक तरफ आसन की पैरवी कर रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि कहीं भी समय की कमी है, कहीं भी कैसे भी योग कर लो, ऐसे कैसे चलेगा? आप ये योग शिक्षक होने के नाते क्या इसको सही मानते हो क्या? इसके कुछ नकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे? सर यदि शरीर की स्थिति सही नहीं, सही मुद्रा नहीं बन पाती, उस स्थिति में तो योग नकारात्मक ही हो जाएगा। अच्छा, अंतिम प्रश्न है मेरा कि
इस योग के द्वारा आप योग की आपकी रुचि है तो आप इसको अपने साथियों को प्रशासन में बताना चाहेंगे जिससे कुछ ऑफिस के कार्य प्रणाली में इम्प्रूवमेंट हो? जी सर, योग से सर कार्य क्षमता बढ़ती है और यदि आप दबाव में हो तो प्राणायाम के द्वारा सर आप थोड़ा मानसिक रूप से रिलैक्स हो सकते हो और ध्यान के द्वारा एकाग्रचित्ता बढ़ती है तो उससे भी कार्य क्षमता सर वृद्धि होती है। आप साइंस के स्टूडेंट हो, एक मेरा अंतिम सवाल है जी, मॉर्निंग वॉक को इवनिंग वॉक से बेटर क्यों मानते हैं मॉर्निंग वॉक वैज्ञानिक दृष्टि से? जी सर, मॉर्निंग वॉक में जो ऑक्सीजन की जो डेंसिटी होती है वो इवनिंग की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। कारण क्या है? कारण सर जो दिन भर का जो पॉल्यूशन होता है तो वो रात को इंक्रीज हो जाता है और रात्रि के समय कोल्ड वातावरण हो जाता है तो हवा जो होती है वो संघनित होकर धरातल पे आ जाएगी। उस स्थिति में एनवायरनमेंट जो शुद्ध हो जाएगा और रात को परिवहन के साधन भी नहीं चलते हैं, उससे भी थोड़ा सही रहता है। आप एक विज्ञान, चलो अच्छा बताए, विज्ञान होने के नाते थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से, जो आपकी शब्दावली आर्ट्स स्टूडेंट की तरह इसको साइंस की तरह हो सकती है। थैंक यू जी सर। सतत विकास क्या होता है? सतत यानी लगातार विकास, पर्यावरण में जो संसाधन है उनका बेहतर उपयोग करते हुए लगातार विकास करना। और ये समावेशी विकास से किस तरह से अलग है? समावेशी विकास में सर यूँ है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास है और सतत विकास में संसाधनों को भविष्य के लिए संरक्षित रखते हुए विकास है। और उत्तरदायी विकास क्या होता है? ऐसा विकास कार्य जिसके लिए अपन उत्तरदायी रहते हैं। अपन कौन? सॉरी, हम कौन? जो उस विकास प्रक्रिया को कर रहा है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति उद्योग धंधा या फिर यूनिट संस्था जो कोई कार्य कर रही है उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए वो स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ये उत्तरदायी विकास है। प्रशासनिक विकास क्या? प्रशासन में विकास कैसे? प्रशासन में नवीन संसाधनों को शामिल करते हुए विकास कार्य संपादित करना। ये प्रशासनिक विकास है। विकासात्मक प्रशासन क्या है? सॉरी सर।